हाय एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में हम अपना जो पर्सपेक्टिव का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था वो कंप्लीट करेंगे। तो अभी तक हमने लास्ट क्लास में लिबरल पर्सपेक्टिव कवर किया। फिलहाल इस सेशन में हम डिस्कस करते हैं मार्क्सिस्ट अप्रोच, यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट को लेकर के जो मार्क्सिस्ट थिंकर्स हैं उनका क्या मानना था। देखिए, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव आपको पता है कि क्लास बेस्ड अप्रोच इनकी रहती है, यानी कि जब भी ये किसी समाज को या किसी मूवमेंट को एनालाइज करते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो सोसाइटी है उसको डिवाइड किया जाता है कि कौन सी क्लासेस यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। आपने थ्योरी ऑफ हिस्ट्री कार्ल मार्क्स की तो पढ़ी ही है कि अलग अलग समय पे जो है हमेशा से दो क्लासेस के बीच में स्ट्रगल रहा है। तो बिल्कुल वैसे ही इंडियन नेशनल मूवमेंट में भी जब मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव समझा जाएगा तो यही समझा जाएगा कि क्लासेस कौन कौन सी एग्जिस्ट कर रही थी। और यही कारण है कि यहाँ पर आपको दिखेगा कि एक जगह पर तो बुर्जुआजी क्लास रहेगी और दूसरी जगह जो है ये बात करेंगे वर्किंग क्लास की, या इस केस में अगर हम बात करें, इंडिया के केस में अगर बात की जाए तो इसमें आपका जो पुअर क्लास होगी वो सभी इसके एम्बिट में आ जाएंगी। अब जब बुर्जुआजी क्लास की बात होती है तो यहाँ पर मार्क्सिस्ट अप्रोच के अकॉर्डिंगली जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसको एलीट क्लास माना जाता था, और इसीलिए अप्रोच भी इनकी ऐसी ही दिखेगी आपको। तो चाहे कॉन्शियसली हो या अनकॉन्शियसली हो, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंगली ये मानना था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो इंडियन नेशनलिज्म की बात करती है, आज़ादी की बात करती है, वो इंडियन बुर्जुआजी क्लास के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। यानी कि वो भारत में आज़ादी चाहते हैं ताकि आगे जा कर के जो है एक इंडिपेंडेंट कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट भारत में हो सके। अब इसको लेकर के हमारे पास काफ़ी सारे थिंकर्स आते हैं, जिसमें बेनेडिक्ट एंडरसन हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बेनेडिक्ट एंडरसन को आप मार्क्सिस्ट अप्रोच के अंडर नोट डाउन कर सकते हैं। और बेनेडिक्ट एंडरसन कहते हैं कि नेशनलिज्म का जो आइडिया है भारत में वो एक इन्वेंटेड ट्रेडिशन है। इट इज़ एन इन्वेंटेड ट्रेडिशन, और ये इन्वेंट किया गया था बुर्जुआजी क्लास के फेवर में काम करने के लिए। तो जितने भी मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस हैं इसीलिए ये लोग कॉलोनियलिस्ट को भी क्रिटिसाइज़ करते हैं, और जो नेशनलिस्ट थे यानी कि जैसे मॉडरेट्स हो गए, अर्ली नेशनलिस्ट जिनको हम कहते हैं, उनको भी क्रिटिसाइज़ करते हैं। कॉलोनियलिस्ट पर्सपेक्टिव को ये ऐसे क्रिटिसाइज़ करते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे, जो इम्पीरियलिस्ट थे, किस तरीके से उन्होंने भारत को लेकर के बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ फॉलो करी। भारत के लोगों के लिए जिस तरीके की पॉलिसीज़ फॉलो की जाती थी, इससे उनका एक्सप्लॉयटेशन किया गया, उनका शोषण किया गया। एंड साथ ही साथ जो है ये नेशनल जो कमेंटेटर्स थे, नेशनलिस्ट कमेंटेटर्स, इनको भी क्रिटिसाइज करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि व्हेन इट कम्स टू कार्ल मार्क्स, इनका जो पर्सपेक्टिव था भारत को लेकर के, ये मानते थे कि ब्रिटिश रूल इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग फॉर इंडिया। तो कार्ल मार्क्स पर्सपेक्टिव ऑन इंडिया अंडर कॉलोनियल रूल, कार्ल मार्क्स का ये जो अप्रोच थी वो यूरोसेंट्रिक थी। यूरोसेंट्रिक मतलब कि अपना जो कल्चर है, जो यूरोपियन कल्चर है, जो यूरोपियन रैशनलिज्म है, उसको ये सुपीरियर मानते थे, उसको ऊपर रखते थे। और कार्ल मार्क्स ने इस बारे में एक आर्टिकल भी लिखा है, द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिससे ये साफ हमें दिखाई देता है कि अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स भारत में क्योंकि एक कम्युनिटी ऑफ विलेजेस एग्जिस्ट करता था, भारत में एक बैकवर्ड रिलीजन फॉलो होता था, एंड सोशल डिविजन्स भारत में थी कास्ट एंड स्लेवरी के चलते, तो इनका ये मानना था कि ब्रिटिश रूल एक्चुअली में काफ़ी सिविलाइज करेगा भारत को। तो वो कार्ल मार्क्स जो गरीब लोगों के लिए बात करते थे, जो पॉवर्टी दूर करने की बात करते थे, वही कार्ल मार्क्स यहाँ पर एक यूरोसेंट्रिक अप्रोच रखते हैं, यानी कि अपने कल्चर, अपनी आइडियोलॉजी को सुपीरियर रखते हुए कहते हैं कि इंडिया के केस में जो इम्पीरियलिज्म है, जो कॉलोनियलिज्म है, वही कंटिन्यू होना चाहिए।
और इसीलिए जब भी बात होती है एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन की, भारत में जिस तरीके से प्रोडक्शन किया जाता था, कॉटेज इंडस्ट्रीज एग्जिस्ट करती थी, उसमें कार्ल मार्क्स हमेशा से हाईलाइट करते रहे हैं कि भारत में देयर हैज़ बिन एन एब्सेंस ऑफ प्राइवेट लैंड ओनरशिप। साथ ही साथ जो ऑटोनॉमस विलेज कम्युनिटीज़ थी वो भी यहाँ पर नहीं थी। अनदर फीचर वॉज अ सेंट्रलाइज स्टेट। एक सेंट्रलाइज स्टेट था विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिक वर्क, स्पेशली इरिगेशन। तो इस एनालिसिस से हमें एक चीज़ तो समझ में आती है कि कार्ल मार्क्स को ये चीज़ पता थी कि भारत का जो सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो कैसा है। और इसीलिए जब भी कार्ल मार्क्स एनालाइज करते हैं ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म को भारत में, तो उसमें हम देखते हैं दैट इट इंक्लूड्स अ डुअल रोल। यानी कि जब भी ये क्रिटिसाइज करते हैं कि ब्रिटेन ने किस तरीके से भारत में रूल किया है, क्या वो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव है, तो उसको क्रिटिसाइज करते हुए बहुत ही एक पैराडॉक्सिकल व्यू हमें देखने को मिलता है। क्योंकि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो कॉलोनियलिज्म भारत में एग्जिस्ट कर रहा है दैट इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। यानी कि भारत के लोगों के लिए ये एक वरदान है, चाहे इसकी वजह से क्यों ना एक्सप्लॉयटेशन ही हो रहा हो भारत में। एंड कार्ल मार्क्स का ये भी मानना था कि ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म की वजह से ही भारत में समाज में एक बदलाव आएगा, इसीलिए इसको ये एज अ ब्लेसिंग जो है वो देखा करते थे। तो कार्ल मार्क्स इसीलिए कहा करते थे कि जिस तरीके का प्रोसेस भारत में एग्जिस्ट कर रहा है, जो ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट हैं जिस तरीके की पॉलिसीज़ फॉलो कर रहे हैं, इसके चलते भारत की जो एशियाटिक सोसाइटी है, जो पुराने विचारों पे बनी हुई है, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। एंड एट द सेम टाइम जो मॉडर्न सोसाइटी है उसकी शुरुआत हो जाएगी, उसकी फाउंडेशंस यहाँ पर डाली जाएंगी। सो इसीलिए आपको ये देखने को मिलेगा कि वैसे तो जब भी बात करते हैं तो क्रिटिसाइज करते हैं, बट एट द सेम टाइम बहुत ही पैराडॉक्सिकल व्यू रखते हैं इंडिया को लेकर के कार्ल मार्क्स। और इसीलिए ये कहते हैं कि कॉलोनियलिज्म का डुअल रोल होने वाला है। यानी कि भारत में कॉलोनियलिज्म की वजह से डिस्ट्रक्टिव चीज़ें भी होंगी, काफ़ी चीज़ें ख़त्म भी होंगी, नष्ट भी होंगे, बट एट द सेम टाइम एक नई चीज़ जो है उभर के सामने आएगी, रीजनरेटिव फोर्स की तरह कॉलोनियलिज्म काम करेगा। तो इस तरीके की अप्रोच हमें कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ में देखने को मिलती है। इसके अलावा 1920s तक आते आते कॉलोनियलिज्म को जब क्रिटिसाइज किया जा रहा था तो पर्टिकुलरली यहाँ पर कम्युनिस्ट इंटरनेशनल बहुत ही आगे थी इसमें। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल लेनिन के आने के बाद जो है बनाई गई थी। अब कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में आपको पता है कि लेनिन ने थ्योरी ऑफ इंपीरियलिज्म अपनी दी थी और उसके चलते 2 स्टेट सोल्यूशन प्रपोज किया था लेनिन ने। तो यहाँ से फिर मार्क्सिस्ट एनालिसिस में फर्दर एडिशन होता है। तो लेनिन के आने के बाद आप देखेंगे एंटी इंपीरियलिस्ट स्ट्रगल्स दुनिया के हर कोने में देखे जा रहे थे। और उस समय पे जो है, जो इंपीरियलिज्म था, उस समय पे जो कॉलोनियलिज्म का आइडिया था कि मॉडर्नाइज कॉलोनीज बनाई जाएंगी, ऐसा किया जाएगा, वैसा किया जाएगा, ये सारी ग्रोथ जो है रुक गई थी। उतना ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ जैसा प्रॉमिस किया गया था। और इसी वजह से मार्क्सिस्ट डिस्कोर्स में कॉलोनियल सोसाइटीज़ हो गई, जैसे भारत भी एक कॉलोनियल सोसाइटी थी, बार बार इस चीज़ को एम्फेसाइज किया गया। तो यानी एक समय पे जब मार्क्स थे तो एक बहुत ही अलग टाइप का एनालिसिस रखा इन्होंने कॉलोनीज़ को लेकर के, लेकिन ट्रू सेंस में देखें तो लेनिन के आने के बाद जब कम्युनिस्ट इंटरनेशनल इस्टेब्लिश की जाती है, उसके बाद काफ़ी हद तक हमें यहाँ पर मार्क्सिस्ट डिस्कोर्स में बदलाव देखने को मिलता है। और इसीलिए उस समय पे जब इंडियन नेशनल मूवमेंट को लेकर के मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव आता है तो उसमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हाईलाइटेड हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो प्रिंसिपल हाईलाइटेड है दैट इज कि इकोनॉमिक कितना बड़ा रोल प्ले करती है
द रोल ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड क्लासेस, यानी कि भारत में जो इंडियन नेशनल मूवमेंट चल रही थी, इस मूवमेंट में इकोनॉमिक्स क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है इन शेपिंग द नेशन, वो चीज़ समझनी ज़रूरी थी। दूसरा, जो भारत के लोग थे और जो ब्रिटिशर्स थे, जो इंपीरियलिस्ट सरकार बनाई हुई थी भारत में, उनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो रिजॉल्व नहीं की जा सकती हैं, इसको हम कहते हैं एंटागोनिज्म। इफ़ यू रिमेंबर, हमने इस बारे में पहले भी बात की है पेपर 1 सेक्शन ए में। तो यानी कि भारत की पॉपुलेशन और सरकार के बीच में, ब्रिटिश हुकूमत के बीच में कौन से ऐसे कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट थे, उसको समझना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव उस चीज़ को भी हाईलाइट करता है। साथ ही साथ मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव में एनालाइज किया जाता है बुर्जुआजी क्लास का इन्वॉल्वमेंट, कि क्या इंडियन नेशनल मूवमेंट में जिस तरीके के इंटरेस्ट कांग्रेस प्रमोट कर रही थी, क्या वो इंटरेस्ट बुर्जुआजी क्लास के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर जेन्युइन तौर पे भारत की सारी जनता को रिप्रेजेंट करते हैं। सो मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स का आर्ग्यूमेंट यहाँ पर आता है कि वैसे तो देखिए अलग अलग तबके के लोगों ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन इंडियन नेशनल मूवमेंट अल्टीमेटली तो जो इंडियन बुर्जुआजी क्लास थे उन्हीं के इंटरेस्ट को प्रमोट कर रही थी। एंड उस समय का मोड ऑफ प्रोडक्शन अगर आप देखेंगे और क्लास एनालिसिस देखेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि भारत में क्या सब चीज़ें एग्जिस्ट कर रही थी उस समय पे। तो मेन फीचर थोड़े से देख लेते हैं विद एग्जाम्पल एंड एक्सपर्ट ओपिनियन। तो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव में एक तो बेनेडिक्ट एंडरसन हो गए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट, और दूसरे आते हैं S.A. डांगी, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। 1920 में मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली डोमिनेट करने लगा इंडियन नेशनल मूवमेंट में। 1920 में ही क्यों? क्योंकि उसी के बाद कम्युनिस्ट पार्टी भारत में बनाई गई, और उस समय पे ऐसे डांगी जैसे थिंकर्स थे जिन्होंने काफ़ी सारी राइटिंग्स जो हैं, किताबें लिखी, आर्टिकल्स लिखे, जिसमें जैसे कि द सोशलिस्ट एंड गांधी, लेनिन, इस तरीके की काफ़ी सारे आर्टिकल्स लिखे गए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी बनी, उस समय पे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी भी बनाई गई, विच इज़ अ सिंबल कि उस समय पे भारत की जो पॉलिटिक्स थी उसमें सोशलिज्म का राइज हो रहा था। तो ये 1920 के बाद ही इसलिए हुआ है क्योंकि 1917 में सक्सेसफुली रशियन रेवोल्यूशन के चलते रशिया में जो है USSR उस समय पे हुआ करता था, तो USSR में उस समय पे एक कम्युनिस्ट सरकार पावर में आ गई थी, लेनिन पावर में आ गए थे। तो बेनेडिक्ट एंडरसन याद रखेंगे एंड अपार्ट फ्रॉम दैट S.A. डांगी याद रखेंगे आप। इसके अलावा अगला इम्पॉर्टेंट नेम यहाँ पर आता है, जो भी मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं उसमें आते हैं R.P. दत्त, जिन्होंने इंडिया टुडे, इसमें काफ़ी सारे आर्टिकल्स लिखे। इसके अलावा A.R. देसाई, जिन्होंने सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म पे फोकस किया। देखिए जो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव है और सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव है काफ़ी हद तक जो है कनेक्टेड है, और ये सभी जो पुअर लोग होते हैं सामाजिक लेवल पे, जो भी क्लासेस होती हैं, उनको ध्यान में रखते हुए अपना सारा एनालिसिस देते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो चीज़ 1920 से शुरू हुई 1940 तक जो है ये कंटिन्यू रहेगा जब तक भारत जो है आज़ाद नहीं हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम R.P. दत्त को देखें तो R.P. दत्त का आर्ग्यूमेंट यही था कि कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का डुअल कैरेक्टर है। इंडियन नेशनल कांग्रेस एक एलीट पार्टी है जो कि बुर्जुआजी क्लास के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है, बट एट द सेम टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस कॉलोनियल रूल के खिलाफ भी मूवमेंट्स जो है रन करती है। और ये करने के लिए साथ ही साथ हम ये देखते हैं डुअल रोल कुछ ऐसा होता है कि एक तो इम्पीरियलिज्म के खिलाफ फाइट कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम अपने खुद के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये इम्पीरियलिस्ट के साथ में कोऑपरेट भी करते हैं। अगर आपको याद हो तो M.N. रॉय हमने पढ़ा था, और मैंने आपको बताया था कि M.N. रॉय एक मार्क्सिस्ट थे,
और M.N. रॉय कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्रिटिसाइज करते थे और कहते थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एज वेल एज गांधी ये कभी भी जो ब्रिटिशर्स हैं, जो इंपीरियलिस्ट पावर है, इनके खिलाफ फाइट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इन्हीं के इंटरेस्ट जो हैं यहाँ से प्रोटेक्ट कर रहे हैं इनके साथ में कोऑपरेट करके। अब ये अलग बात है कि इसी वजह से सुदीप्तो कविराज ने M.N. रॉय को क्रिटिसाइज भी किया था। ही चार्ज्ड हिम विद गिल्ट ऑफ हिस्टोरिसिज्म कि आप बहुत गलत बात कर रहे हो व्हेन इट कम्स टू इंडियन नेशनल कांग्रेस। आप जानबूझ करके इंडियन नेशनल कांग्रेस को उस लाइट में दिखा रहे हो जिस लाइट में वो काम नहीं कर रहे हैं। तो एक्चुअली में यहाँ पर भी आपको वही सेम चीज़ देखने को मिलेगी। जब आरपी दत्त बात करते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का डुअल कैरेक्टर है, तो वो इसी चीज़ को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं कि वैसे तो जो मूवमेंट्स थी इंडियन नेशनल कांग्रेस कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट में रन कर रही थी, यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शंस थी। आप मूवमेंट तो उनके अगेंस्ट में रन कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आप ब्रिटिशर्स के साथ में कोऑपरेट कर रहे हैं। और इसीलिए ऑल इन ऑल एक चीज़ जो हमेशा याद रखनी है कि जो मार्क्सिस्ट स्कॉलर हैं वो यही मानते हैं कि इंडियन नेशनल मूवमेंट वॉज बुर्जुआजी इन कैरेक्टर। पर्टिकुलरली इंडियन नेशनल कांग्रेस यहाँ पर लीड कर रही थी इस मूवमेंट को, और इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो लीडर्स थे वो सारे लीडर्स जो हैं कहीं ना कहीं एलीट सेक्शन से आते थे, देवर बुर्जुआजीज। अब जो A.R. देसाई हैं, अपार्ट फ्रॉम आरपी दत्त, मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स में A.R. देसाई आ जाते हैं और A.R. देसाई कहते हैं कि भाई 5 फेजेस में मूवमेंट का डेवलपमेंट हुआ है। 5 फेजेस हुए हैं भारत में इस मूवमेंट के, और इसमें सोशल बेसिस में शिफ्ट देखा गया है। और फिर एक समय पे गांधीयन आइडियोलॉजी जो है वो अपनी राइज पे पीक पे चली गई। ये कहते हैं कि ठीक है, अलग अलग क्लासेस से पार्टिसिपेशन हो रहा था मूवमेंट में, लेकिन बावजूद उसके मूवमेंट बुर्जुआजी क्लास के ही इंटरेस्ट में काम कर रही थी। सोवियत हिस्टोरियन भी यहाँ पर आते हैं। यहाँ हमारे लिए N.M. गोल्डबर्ग बहुत इम्पॉर्टेंट है। N.M. गोल्डबर्ग एक सोवियत हिस्टोरियन है। कहते हैं कि उस समय पे मॉडरेट्स और जो एक्सट्रीमिस्ट विंग्स थे भारत में, उनके बीच में आपको डिफरेंसेस दिखेंगे। जो मॉडरेट्स थे उनके कैपिटलिस्ट्स के साथ में फिर भी संबंध थे, ठीक है, लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे, द एक्सट्रीमिस्ट विद they were not at all associated with bourgeoisies. In fact, they used to pity the bourgeoisies. So ultimately यही देखा गया कि 1931 का जब सेशन हुआ, कराची सेशन, कांग्रेस का इलेक्शन मैनिफेस्टो आप देखेंगे 1936 में, ऐसे ही आगे जाकर के एक प्लानिंग कमेटी बनाई गई थी 1938 में। इन सभी इवेंट्स में मार्क्सिस्ट थॉट जो है धीरे धीरे करके बढ़ता चला जाएगा। यानी कि जो एलीट सेक्शन है उनको लेकर के कि इनके इंटरेस्ट ज़्यादा प्रेजेंट किए जा रहे हैं, उस पे और भी ज़्यादा डीप एनालिसिस आने शुरू हो जाएंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे वी हैव बिपिन चंद्रा, जो जवाहरलाल नेहरू के रोल को रीएनालाइज करते हैं कि क्या जवाहरलाल नेहरू एक सोशलिस्ट या मार्क्सिस्ट थे कि नहीं। तो ये एम्फेसाइज करते हैं कि जवाहरलाल नेहरू डेमोक्रेसी और साथ साथ सोशलिज्म दोनों पे ही विश्वास करते थे। अब मेनली तो जब मार्क्सिस्ट थॉट आपको पूछा जाए तो आप M.N. रॉय को यहाँ पर मेंशन करेंगे। हमने M.N. रॉय ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो आपको ये समझने में मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि M.N. रॉय ने अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में रैडिकल ह्यूमनिज्म के कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया। और M.N. रॉय जो हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट को मानते थे कि जो आज का यूथफुल बुर्जुआजीज हैं उनकी एस्पिरेशंस को जो है रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ऑल इन ऑल आप ये सारे थिंकर्स हैं जिनको अपने एनालिसिस में लिख सकते हैं। ठीक है, एक मैंने बॉक्स बना करके आपको सारे जो भी एनालिसिस हैं, क्रिटिकल एनालिसिस है, वो यहाँ पर मेंशन कर दिया है। और अगर आपको क्वेश्चन आता है मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से, तो अगर आप ये 4 से 5 थिंकर्स भी यूज़ कर लेते हैं, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। एग्जाम्पल के तौर पे
कार्ल मार्क्स का इंटरप्रिटेशन आप लिख सकते हो कि 1857 का जब रिवोल्ट हुआ था उसको लेकर के इन्होंने क्या कहा था। कार्ल मार्क्स कहते हैं इट वॉज अ रेबेलियन बाय द फ्यूडल क्लास। ये फ्यूडल क्लास जो थी उनका रेबेलियन था, और इसीलिए कार्ल मार्क्स तो कहा करते थे कि ब्रिटिश रूल इज़ अ ब्लेसिंग फॉर इंडियंस। ऑलरेडी अभी हमने पढ़ा है। फिर हम देखते हैं एम एन रॉय का क्रिटिक। एम एन रॉय क्रिटिसाइज करते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस को, गांधी को, क्योंकि एम एन रॉय कहते थे कि जो भारत में लोग हैं, जो मासेस हैं, वो तैयार है पूरी तरीके से अपने हाथ में पावर लेने के लिए, लेकिन गांधी और कांग्रेस जो हैं उनको ये पावर नहीं देना चाहते हैं, और इसीलिए ये गांधी के जो मेथड्स थे उसको लेकर के काफ़ी क्रिटिकल थे, क्योंकि गांधी के मेथड्स नॉन वायलेंस और सत्याग्रह पे बेस्ड थे, और एम एन रॉय एक मार्क्सिस्ट हैं, और मार्क्सिस्ट वो लोग होते हैं जो ज़्यादातर वायलेंस पे विश्वास करते हैं। वहीं फिर ए आर देसाई को आप मेंशन कर सकते हैं कि ये भी यही कहते हैं कि इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज डोमिनेटेड बाय द बुर्जुआजी क्लास। अलग अलग क्लासेस का पार्टिसिपेशन तो था, वर्कर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, पीजेंट्स भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन बावजूद इसके देसाई कहते हैं कि फंडामेंटली अगर आप देखें मूवमेंट फिर भी बुर्जुआजी क्लास के इंटरेस्ट को ही प्रोटेक्ट कर रही थी। बिल्कुल वैसे ही आरपी दत्ता को आप यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले आरपी दत्ता को समझा। ऐसे ही एक और नए थिंकर है हमारे लिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इनको भी कोट कर सकते हैं आप। अच्छा, ये सारे 4 से 5 थिंकर्स प्रिपेयर करके आपको रखने हैं। मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव पूछा जाए आपको, ये 4 से 5 थिंकर के नाम, इनका एनालिसिस या इनका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको ज़रूर मेंशन करना होगा। दिस इज़ अ मस्ट बेसिकली। तो इसमें EMS नंबूद्रिपद, इनका इवैल्यूएशन आता है। इन्होंने अपनी एक किताब लिखी है गांधीयम गांधीसवम। इस किताब में ये कहते हैं कि गांधी जो हैं उन्होंने मासेस को इन्वॉल्व तो किया, लेकिन इनकी अप्रोच ऐसी थी जो सिर्फ मास स्ट्रगल तक ही लिमिटेड थी। उसके आगे मासेस के बेनिफिट के लिए इन्होंने ज़्यादा काम नहीं किया। गांधी बस यही चाहते थे कि जो मासेस हैं, यानी हर तबके का आदमी जो पार्टिसिपेट कर रहा है, वो बुर्जुआजी क्लास के जो लीडर्स हैं उनके अंडर में ही काम करते रहें। एंड इसी वजह से नंबूद्रिपद कहते हैं, सजेस्ट करते हैं कि गांधी के जो प्रोग्राम्स थे वो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्लास को लेकर के डायरेक्टेड नहीं थे। बस लीडरशिप जो है बुर्जुआजी क्लास की रहेगी और उसके अंडर में मासेस काम करें। अपना खुद का कोई इंडिपेंडेंट मासेस का अप्रोच नहीं रह सकता है। इस तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं। फिर एक और इम्पॉर्टेंट और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंकर आते हैं यहाँ पर, सुमित सरकार। सुमित सरकार भी एक मार्क्सिस्ट स्कॉलर हैं, और सुमित सरकार ने भी एक बहुत ही यूनिक इंटरप्रिटेशन दिया है इंडियन नेशनल मूवमेंट का। एक्चुअली आरपी दत्त आपको याद है, अभी हमने कवर किया, ऐसे ही हमने AR देसाई को कवर किया, और दोनों ही कहते हैं कि बुर्जुआजी इन कैरेक्टर थी इंडियन नेशनल मूवमेंट। लेकिन सुमित सरकार का जो व्यू है वो इससे बिल्कुल अलग है। मार्क्सिस्ट होने के बावजूद ये इन दोनों को क्रिटिसाइज करते हैं। तो सुमित सरकार ने अपनी किताब लिखी है द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, और इसमें सुमित सरकार क्रिटिसाइज करते हैं कि what he calls a simplistic version of Marxian class approach which was put forth by Dutt and Desai। यानी कि आरपी दत्त ने और देसाई ने जिस तरीके से एक बहुत ही सिंपल शब्दों में कह दिया कि इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है लीडरशिप उसकी पूरी एलीट थी, तो एलीट ही इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रही थी, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल वर्जन इन्होंने दिया है। ये कहते हैं ऐसा नहीं है। अगर आप मॉडरेट फेज देखेंगे तो मॉडरेट फेज हुआ करता था जब अर्ली नेशनलिस्ट थे, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने के बाद 1885 से लेकर के लगभग हम कह सकते हैं 1905 तक का जो फेज था वो मॉडरेट फेज था। तो इस फेज में डेफिनेटली बिग बुर्जुआजी क्लास जो थे वो उनकी लीडरशिप थी या वो बेसिकली काम किया करते थे। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट फेज जब आता है भारत में, तब आप देखेंगे इट वॉज डोमिनेटेड बाय अर्बन पेटी बुर्जुआजी। तो यानी कि व्हाट ही इज ट्राइंग टू से इज कि आपको एक क्लियर क्लास डिफरेंशियल जो है देखने को मिलेगा जो चैलेंज कर रहा है यहाँ पर लीडरशिप लेवल पे स्पेसिफिकली। कैसे? जहाँ मॉडरेट्स कहते थे अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए
कि एक इंडियन डोमिनियन होनी चाहिए, ठीक है, अपना खुद का सेल्फ गवर्नेंस राइट्स इनको दिया जाए। वहीं एक्सट्रीमिस्ट फेज आता है जो यहाँ पर इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की भी डिमांड यहाँ पर की जाती है, जिसमें औरोबिंदो घोष आते हैं और इस तरीके की डिमांड जो है रखते हैं। स्वराज की बात यहाँ पर की जाती है। तो सुमित सरकार इसीलिए ये कहते हैं कि ये जो वर्जन है मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन का, जैसे आरपी दत्त और AR देसाई ने दिया, इस वर्जन्स में कुछ ना कुछ कमियां हैं, क्योंकि ये बहुत ही डायरेक्टली और बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बस कहते हैं कि भाई अपने इकोनॉमिक मोटिवेशन के लिए पॉलिटिकल एक्शंस लिए गए, जबकि सुमित सरकार ये कहते हैं कि हमें ये समझना होगा कि उस समय के जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे वो क्या अंडरस्टैंडिंग रख रहे थे, उनके एक्शंस क्या थे। उस समय पे जो इंटेलिजेंशिया थी वो एक प्रॉक्सी की तरह एक्ट कर रहे थे समाज में चेंज लाने के लिए। इनफैक्ट ग्रामसी का आइडिया आप याद कीजिए, ग्रामसी इंटेलेक्चुअल क्लास के बारे में बात करते हैं कि आपकी अपनी खुद की एक इंटेलेक्चुअल क्लास होगी तो उस इंटेलेक्चुअल क्लास का आप यूज़ करके भारत में बदलाव ला सकते हैं। तो सुमित सरकार यही कहते हैं कि दीज एक्चुअली एक्टेड एज एन इंटेलेक्चुअल क्लास, चाहे मॉडरेट्स हों या एक्सट्रीमिस्ट हों, डिमांड जिस भी तरीके की हो रही थी, लेकिन ये ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स की तरह एक्ट करते हैं और आज़ादी की लड़ाई में जो है आगे प्रमोट करते हैं इस तरीके के आइडियाज़ को, क्योंकि एक काउंटर हेजिमनी इस्टेब्लिश करना भी बहुत ज़रूरी था और समय ऐसा नहीं था उस समय पे कि सभी लोग जो हैं एक बार में ही यूनाइट हो जाएं। तो जो भी रोल यहाँ पर प्ले किया गया इस मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन से ये कहते हैं कि बेसिकली आप आउटराइटली ये नहीं कह सकते हो कि ये तो बस जो अमीर हैं, जो बुर्जुआजीज हैं, उनके इंटरेस्ट को ही फॉलो कर रहे हैं। आपको देखना होगा दैट दे एक्टेड एज इंटेलेक्चुअल क्लास। और इसीलिए सुमित सरकार कहते हैं कि अगर आप स्वदेशी मूवमेंट के लीडर्स को भी देखेंगे, जो बंगाल में हुई थी मूवमेंट, मेनली जो लीडर्स थे दे वर कमिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल लर्न्ड कास्ट। ये कहीं पे भी इंडस्ट्री से एसोसिएटेड नहीं थे और इसको सुमित सरकार कहते हैं कि ये ट्रेडिशनल इंटेलिजेंसिया की तरह काम किया। अगर ग्रामसी के सेंस में अगर आप समझोगे तो एक्चुअली में दीज पीपल एक्टेड एज द इंटेलेक्चुअल क्लास एंड यूजुअली जो है ये चीज़ लॉन्ग रन में जब आपको बैटल फाइट करनी होती है तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आप रिजल्ट अचीव नहीं कर सकते हो। बिल्कुल वैसे ही एक और आर्टिकल लिखा सुमित सरकार ने, द लॉजिक ऑफ गांधीयन नेशनलिज्म, जिसमें ये कहते हैं कि स्वदेशी मूवमेंट का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था, जो स्टांस था, वो बुर्जुआजी के फेवर में था, लेकिन आप ये कहोगे कि जो पोजीशन थी उस समय पे कि कैपिटलिस्ट के इंटरेस्ट में भी अगर डिसीजंस लिए जा रहे हैं, वो पोजीशन भी आपको दिखेगी। दैट वाज ऑल बिकॉज उस समय पे ब्रिटिशर्स की तरफ से जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, हमारा खुद का जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी उस समय पे नहीं राइज कर पा रही थी बिकॉज ऑफ द एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज। एंड दैट इज़ वाई ही सजेस्ट दैट कि दिस वॉज अ सब्जेक्टिव पोजिशन। सिविल डिसोबीडियंस के समय पे भी अगर आप देखें तो यही चीज़ देखी गई। वी कैन सी द डेमोन्स्ट्रेशंस ऑफ दैट। एग्जाम्पल के तौर पे जब गांधी इरविन पैक्ट साइन किया जा रहा था, उस समय पे उस समय को लेकर के सरकार ये कहते हैं, सुमित सरकार ये कहते हैं कि यहाँ पर जो बुर्जुआजी ग्रुप्स थे उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि आपने इनिशियली कंट्रीब्यूट किया, अल्टीमेटली उसको कॉल ऑफ भी कर दिया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, क्योंकि आइडिया यही था कि जो ब्रिटिश गुड्स हैं उनको बॉयकॉट करना है। आइडिया ये नहीं था कि अपने खुद के जो बनाए हुए प्रोडक्ट्स हैं उनको भी बॉयकॉट करें, राइट। तो एक तो ये चीज़ है और इसीलिए पैसिव रेवोल्यूशन का आइडिया यहाँ पर लाया गया। और ग्रामसी तो वैसे भी कहते हैं कि डायरेक्ट रेवोल्यूशन लाना बहुत ही मुश्किल है,
तो इस तरीके से पैसिव रेवोल्यूशन लाने की कोशिश की गई इनडायरेक्ट मीन्स के थ्रू। वहाँ हिट करने की कोशिश की गई जहाँ पर ब्रिटिश सरकार को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था, क्योंकि कॉलोनियलिज्म की जो जड़ें हैं भारत में वो इसी चीज़ पे आधारित थी कि अपने प्रोडक्ट्स को वो भारत की मार्केट में बेच सकें और भारत से जो रॉ मटेरियल्स हैं इनका यूज़ करके अपने फिनिश गुड्स बना सकें। तो अगर आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट को समझना है तो ग्राम्सियन पर्सपेक्टिव से सुमित सरकार कहते हैं कि चीज़ों को देखना होगा, क्योंकि ये सडन रेवोल्यूशन पॉसिबल नहीं था। इट इज़ अ लॉन्ग ड्रॉन बैटल जो ग्राम्सी के आइडियाज़ में रहती है। ग्राम्सी इस बारे में बात भी करते हैं। सिमिलरली वी हैव पार्था चैटर्जी, जो कि इटली में होने वाली रेवोल्यूशन को इंडियन स्ट्रगल के साथ में कंपेयर करते हुए कहते हैं कि भारत में जिस तरीके के एक्शंस लिए गए इटली में भी बिल्कुल वैसा ही सिमिलैरिटी आपको देखने को मिलेगी। इटली में भी एक फ्रैक्चर्ड बुर्जुआजी क्लास एग्जिस्ट करती थी। इटली में भी एक फ्यूडल क्लास थी जो काफ़ी कमज़ोर थी। वहाँ पर कोई पॉलिटिकल या मिलिट्री लीडरशिप एग्जिस्ट नहीं करती थी। भारत में भी कुछ ऐसा ही था, और इसीलिए अगर सामना करना है सरकार का, उससे लड़ाई करनी है, तो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते थे। वो फिजिबल ही नहीं था, पॉसिबल ही नहीं था, और इसीलिए आपको वॉर ऑफ पोजीशन फाइट करनी पड़ेगी। ग्राम्सी के आइडियाज़ में वॉर ऑफ पोजीशन एक बहुत ही लंबी बैटल होती है जो फाइट करनी पड़ती है, और अगर आप ऐसी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो तभी आप अपने जो एनिमी है उसको न्यूट्रलाइज कर पाओगे। उसके लिए आपको अलाइंसेस बनाने पड़ेंगे, उसके लिए आपको एक इंटेलेक्चुअल क्लास होनी चाहिए जो आपको हर समय पे गाइड करती रहे। एक मैसिव मूवमेंट क्रिएट करनी होगी, पैसिव रेवोल्यूशन लाना होगा, कहने का मतलब ये है। तो इसीलिए भारत में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तो पार्था चैटर्जी कहते हैं कि 3 इम्पॉर्टेंट ऐसे मूवमेंट्स थे जो भारत के फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। पहला, द मोमेंट ऑफ डिपार्चर। द मोमेंट ऑफ डिपार्चर इज़ द मोमेंट जहाँ पर सबसे पहली बार नेशनलिस्ट कॉन्शियसनेस देखी गई, यानी एनलाइटनमेंट के बाद मॉडरेट्स जो सामने आए, ये है मोमेंट ऑफ डिपार्चर। तो आप कह सकते हो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई, तो फ्रीडम स्ट्रगल में दिस वाज द मोमेंट ऑफ डिपार्चर, जहाँ से शुरुआत हुई। उसके बाद आता है द मोमेंट ऑफ मैन्यूवर, जहाँ पर मासेस को मोबिलाइज किया गया। गांधी जी आते हैं और इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करते हैं। और आखिरी आता है द मोमेंट ऑफ अराइवल, जब हम पूरी तरीके से आज़ादी के लिए तैयार थे, और यहाँ पर फिर पूरी तरीके से डेवलपमेंट और इन सब की बातें की गई। और ये फेज था जहाँ पर नेहरू और बाकी सभी लीडर्स आते हैं। तो ऐसे ही आप देखेंगे कि जिस तरीके से ग्राम्सी ने प्लान किया लॉन्ग ड्रॉन बैटल के लिए, कुछ वैसा ही इंडियन मूवमेंट में देखा भी गया है। तो मार्क्सिज्म इसीलिए सबसे पहले तो यही बताता है कि कॉलोनियलिज्म का कॉन्ट्राडिक्टरी नेचर था। कॉन्ट्राडिक्टरी नेचर मतलब कि ब्रिटिशर्स जो हैं उन्होंने काफ़ी चीज़ें डिस्ट्रॉय तो की हमारे समाज में, लेकिन एट द सेम टाइम देयर वॉज अ रीसर्जेंस ऑल्सो, देयर वॉज रीजनरेटिव फोर्सेस ऑल्सो। नए आइडियाज़, रिफॉर्म्स लाए गए, ये सारी चीज़ें भारत में हुई हैं। ठीक है, तो इट वॉज अ मल्टी क्लास मूवमेंट। ये एक्सेप्ट करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस जो हैं यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही थी, पार्टिसिपेट कर रही थी, लेकिन इन क्लासेस के बीच में डिविजन्स एग्जिस्ट करते थे, और हर क्लास इस मूवमेंट पे अपने इंटरेस्ट के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रही थी। हालांकि जो क्लास डोमिनेंट थी वो नेशनलिस्ट बुर्जुआजीज होंगे, पर्टिकुलरली इंडियन नेशनल कांग्रेस के थ्रू ये लोग डोमिनेट कर रहे थे, बट अल्टीमेटली जो है हम देखेंगे इट्स अ मल्टी क्लास मूवमेंट। तो ये सारे थिंकर्स हैं यहाँ पर जो आते हैं। पार्था चैटर्जी हो गए, सुमित सरकार हो गए, EMS नंबूद्रीपद हैं, RP दत्ता हैं, AR देसाई हैं, बाकी कार्ल मार्क्स और MN रॉय का तो क्रिटिक आप मेंशन करेंगे ही। बेनेडिक्ट एंडरसन को भी यहाँ पर मेंशन किया जा सकता है। अब समझते हैं मार्क्सिस्ट एनालिसिस का क्रिटिकल, इसको जब क्रिटिसाइज किया जाता है
तो मेनली कौन से थिंकर्स यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं? सो वी हैव बिपिन चंद्रा। बिपिन चंद्रा ने अपनी किताब इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में कहा है कि जो ट्रेडिशनल मार्क्सिस्ट एनालिसिस है उसको चैलेंज करते हुए ये कहते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का कोई ऐसा एजेंडा नहीं था कि बुर्जुआजी क्लास के फेवर में ही डिसीजन लेने हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक नेशनल ओरिएंटेशन बेसिकली एजेंडा था, मतलब सभी के लिए काम कर रहे थे, इंक्लूसिव अप्रोच थी, एंड इट वाज द लार्जेस्ट मास मूवमेंट एवर। वहीं सुमित सरकार भी यही चीज़ कहते हैं, थोड़ा पॉजिटिव नोट में है, तो ये भी एक मार्क्सिस्ट थी, लेकिन ग्राम्सियन पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा सा अपना एनालिसिस देते हुए आरपी दत्ता, AR देसाई को क्रिटिसाइज करते हुए कहते हैं कि जो भी एक्शंस उस समय पे लिए गए इट वाज नेसेसरी ऑल्सो। एक बहुत ही केयरफुल अप्रोच रखी गई बिकॉज इट वाज अ लॉन्ग ड्रॉन बैटल। काउंटर हेजीमनी एस्टैब्लिश करने के लिए बुर्जुआजी क्लास ने भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। देन वी हैव अदर थिंकर्स एज वेल। वी हैव SN मुखर्जी। इनका पर्सपेक्टिव भी यहाँ पर आता है, क्रिटिसाइज करते हुए कहते हैं कि इंडियन नेशनलिज्म जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, और आप इसको सिर्फ एक क्लास के ऊपर रिड्यूस कर दोगे कि हाँ यही क्लास इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी, तो ये चीज़ गलत होगी। क्योंकि इंडियन नेशनलिज्म में ये एक मल्टी क्लास मूवमेंट थी, इसमें मल्टीपल डायमेंशंस के थ्रू बहुत ही अलग अलग प्रोसेसेस, अलग अलग लेयर्स थी, और इसी वजह से दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। एंड अगर आप डायरेक्टली बस यही कहोगे, यू आर गोइंग टू जस्ट टेक दिस व्यू कि एक पर्टिकुलर क्लास ही रिस्पॉन्सिबल थी इसके लिए या उन्हीं के इंटरेस्ट में काम हो रहा था, तो अगेन ही सेज दैट दिस इज रॉन्ग। सो इसीलिए SN मुखर्जी ने हाईलाइट भी किया है कि कास्ट alongside class was also an important factor। और ये कहते हैं कि ट्रेडिशनल पॉलिटिकल लैंग्वेज तो थी ही, बट एट द सेम टाइम मॉडर्निटी भी यहाँ पर देखी जाएगी। जिस तरीके से मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया जाएगा उसमें काफ़ी मॉडर्न एलिमेंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो मेनली अगर आप देखें पिछले कुछ टाइम से जब पर्सपेक्टिव्स पे क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, लाइक लास्ट आपको क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था, सो मैक्सिमम 10 to 15 मार्क्स में आप ये क्वेश्चन जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर 20 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आता है तो भी आई विल से आपके पास सफिशेंट अमाउंट ऑफ डेटा, सफिशेंट अमाउंट ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन यहाँ पर आ जाता है ऑन मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव। अब चलते हैं हमारे अगले पर्सपेक्टिव पे, विच इज़ द दलित पर्सपेक्टिव। अब दलित पर्सपेक्टिव है तो इसमें अंबेडकर जो है इनका रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा, बट अपार्ट फ्रॉम अंबेडकर ऑल्सो और भी ज़्यादा थिंकर्स हैं हमें जो यहाँ पर एनालाइज करने होंगे। तो दलित्स का क्या पर्सपेक्टिव है इंडियन नेशनल मूवमेंट पे, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अभी तक हमने जितनी भी पर्सपेक्टिव समझे, जैसे हमने लिबरल पर्सपेक्टिव समझा, हमने इसके अलावा भी मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव समझा, तो इनकी अप्रोच हमेशा से ही टॉप डाउन अप्रोच रही है। ठीक है, यानी कि जब भी इंडियन नेशनल मूवमेंट को ही समझने की कोशिश करते हैं तो टॉप से स्टार्ट करते हैं। दे ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से जो है इंडियन सिनेरियो में फिट किया गया इस मूवमेंट को। लेकिन जब भी हम सब ऑल्टरन या दलित पर्सपेक्टिव को समझते हैं तो यहाँ पर जब इस एनालिसिस को समझा जाता है तो बॉटम अप से स्टार्ट किया जाता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि देयर वाज अ टाइम जब दलित पर्सपेक्टिव जो है इसके बारे में बात होनी शुरू हुई, यानी कि 1947 से लेकर के काफ़ी लंबे समय तक 70s तक मेनली वही था कि देयर वाज अ यूफोरिया, द फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस ओनली। 20-30 साल ही हुए थे आज़ाद हुए, लेकिन 1980s तक आते आते फिर ये पर्सपेक्टिव एमर्ज होता है। और उस समय पे ये जो पर्सपेक्टिव आता है इसमें रंजीत गुहा जैसे थिंकर्स आते हैं जो ये पॉइंट आउट करते हैं कि जिस तरीके से इंडियन हिस्ट्री को समझा जाता है ट्रेडिशनली, उसमें अलीट बायस देखने को मिलता है कि अलीट क्लास ने कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है इंडियन नेशनल मूवमेंट में। तो रंजीत गुहा अपना एक ऐसे लिखते हैं, द प्रोज ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी
और इसमें ये बताने की कोशिश करते हैं, he sharply criticized peasant and tribal histories for portraying peasant rebellions as purely spontaneous and neglecting the rebels' own consciousness. इसका मतलब ये है कि जब भी आप स्टडी करेंगे पेजेंट मूवमेंट्स को या ट्राइबल जो भी रेवोल्यूशन यहाँ पर रेबेलियन सॉर्ट ऑफ लाया गया भारत में, तो हमेशा उनको ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है कि कोई मुद्दा था और उन मुद्दों की वजह से एकदम से ही रेवोल्यूशन या रेबेलियन जो है जनरेट हुआ। जबकि जो पेजेंट्स थे, जो ट्राइबल्स थे, उनकी अपनी एक कॉन्शियसनेस थी जो बहुत ही लंबे समय से इन सभी मुद्दों से, इन सभी इश्यूज से इम्पैक्टेड थी। तो ऐसा नहीं है कि एकदम स्पॉन्टेनियस होगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए ये कहते हैं कि सेम वॉज ट्रू वॉज फॉर दलित क्लास ऑल्सो। सबऑल्टर्न क्लास के लिए भी कुछ ऐसा ही था। तो दलित पर्सपेक्टिव में अंबेडकर यहाँ पर एक चैंपियन फिगर है। अंबेडकर ने एक बहुत ही अलग व्यू दिया है इंडियन नेशनल मूवमेंट को लेकर के। आप ज़्यादातर जब नेशनलिस्ट लीडर्स को स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से ही ज़्यादातर लीडर्स जुड़े हुए थे और उनका बेसिक एम था कि जो भारत का समाज है उनको यूनाइट करना है ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ब्रिटिशर्स के खिलाफ इसको यूनाइट करना पड़ेगा। लेकिन वहीं पर दलित इंटेलिजेंसिया आती है जिसमें अंबेडकर आते हैं, इंटेलेक्चुअल क्लास से बिलोंग करते हैं, दलित इंटेलेक्चुअल क्लास से आप कह सकते हो, और ये मानते थे कि भारत में अगर ट्रू सेंस में पॉलिटिकल फ्रीडम चाहिए तो उसके लिए दलित्स को एम्पावर करना बहुत ज़रूरी होगा। और इसीलिए अंबेडकर के साथ साथ और भी सारे आपको बहुत इम्पॉर्टेंट फिगर्स दिखेंगे जिन्होंने दलित पर्सपेक्टिव में काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास हैं ज्योतिबा फूले, रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु, पेरियार एंड अंबेडकर, टी.एन. नायर एंड कुमारन आसन। सो ये सभी जो स्कॉलर्स हैं इनका नाम अपने एनालिसिस में आप लिख सकते हैं और इन्होंने दलित व्यू पॉइंट्स को आर्टिकुलेट किया। एक्चुअली में जो पहले नरेटिव सेट थे ना, जो एलीट के पर्सपेक्टिव में डोमिनेंट थे, उन नरेटिव्स को चैलेंज किया कि मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के भी जो स्ट्रगल हैं, उनका भी जो कंट्रीब्यूशन है, उनको ओवरलुक ना किया जा सके। समझने की कोशिश करते हैं। वी हैव रंजीत गुहा। रंजीत गुहा यही कहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग पर्सपेक्टिव्स हैं आज के समय पे इंडियन नेशनल मूवमेंट को लेकर के, वो ज़्यादातर एक इंडिपेंडेंट सब ऑल्टरनेट डोमेन ऑफ पॉलिटिक्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। वी हैव ज्ञानेंद्र पांडे। ज्ञानेंद्र पांडे कहते हैं कि पीजेंट रिवोल्ट्स और इंडियन नेशनलिज्म को जब भी स्टडी किया जाता है, जैसे कि अवध में जो पीजेंट मूवमेंट हुई, तो उसको हमेशा ऐसे स्टडी किया जाता है कि ये सेपरेटली एमर्ज हुई और ये तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से पहले एमर्ज हुई। ऐसे ही स्टीफन हेनिंगहैम है, ये जब भारत को स्टडी करते हैं, क्विट इंडिया को स्टडी करते हैं कि बिहार में और ईस्टर्न यूनाइटेड प्रोविंसेस में जब देखा जाए तो वहाँ पे थोड़े आपको अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी बिटवीन एलीट एंड सबऑल्टर्नेट डोमेन्स। तो कहने का मतलब यही है कि जितना टॉप डाउन अप्रोच आप रखते हैं और एक होमोजेनस एक नैरेटिव दिखाने की कोशिश की जाती है इंडियन नेशनल मूवमेंट की, उतना होमोजेनस है नहीं, अंदर ही अंदर डाइवर्सिटी बहुत है। उसी में वी हैव गोपाल गुरु। गोपाल गुरु जो कहते हैं, ये बात करते हैं कि दलित व्यू पॉइंट जो है वो बियॉन्ड कैटेगरी में आता है। जब इंडियन नेशनल मूवमेंट को स्टडी किया जाता है तो इसमें 3 पर्सपेक्टिव एग्जिस्ट करते हैं, डेरिवेटिव, देसी यानी कि नेशनलिस्ट, और एक आता है बियॉन्ड। और जो दलित पर्सपेक्टिव है, दलित व्यू पॉइंट है, वो यहाँ पर आता है बियॉन्ड कैटेगरी में। यानी कि ये एक इमेजिनेशन बेस्ड है पर्सपेक्टिव विच वॉज बेस्ड ऑन अ नेगेटिव लैंग्वेज। मतलब कि एक बहुत ही आप कह सकते हो कि पेसिमिस्टिक लैंग्वेज के साथ में दिखाई जाएगा।
जैसे ज्योतिबा फूले हो गए, अंबेडकर हो गए, ये अलग चीज़ बात करते हैं, वो ऑपोजिशनल थिंकिंग के साथ में इंडिया के आइडिया को हमेशा प्रमोट किया करते थे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अंबेडकर जब भारत को एनविजन किया करते थे तो प्रबुद्ध भारत या एनलाइटेंड इंडियन की बात किया करते थे, बहिष्कृत भारत की बात किया करते थे, ऑस्ट्रेसाइज्ड भारत की बात किया करते थे। एक थोड़ा सा नेगेटिव पर्सपेक्टिव जो है एग्जिस्ट करता है जब भी दलित पर्सपेक्टिव की बात की जाती है। एक नेगेटिव लैंग्वेज वहाँ पर देखने को मिलती है, यानी कि अंदर ही अंदर भारत के समाज में जो प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रही थी उसको हाईलाइट किया है इन थिंकर्स ने। तो गोपाल गुरु इस बारे में बात करते हैं। फिर इसके अलावा वी हैव पार्था चैटर्जी। पार्था चैटर्जी का ये कहना था कि भारत में जो नेशनल मूवमेंट को लेकर के नरेटिव सेट है हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज अपोलोजेटिक। भारत में एक वेस्ट से एक अलग अप्रोच यहाँ पर रखी गई। जैसे सुदीप्तो कविराज भी इस बारे में बात करते हैं कि यूजुअली क्या होता है कि वेस्ट में आपको एक ओरिएंटल व्यू पॉइंट देखने को मिलेगा, और ओरिएंटल इन द सेंस दैट कि अपने जो आइडियाज़ थे उनके रेवोल्यूशन को लेकर के या फ्रीडम को लेकर के, वो आइडियाज़ आपको इंडिया में थोड़े अलग दिखेंगे। तो ये भी कहते हैं कि दलित पर्सपेक्टिव जो है वो बियॉन्ड कैटेगरी में एग्जिस्ट करता है, और इसीलिए पार्था चैटर्जी जो हैं एम्फेसाइज करते हैं शूद्र थॉट पे, कि बाकी सभी कैटेगरीज का नरेटिव इंडियन नेशनल मूवमेंट को लेकर के अलग था और दलित पर्सपेक्टिव इंडियन नेशनल मूवमेंट को लेकर के बहुत ही अलग था। क्योंकि दलित पर्सपेक्टिव ये कहता है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट एक सिंगुलर मूवमेंट नहीं थी। इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है यहाँ पर मल्टीपल फ्रीडम स्ट्रगल्स हो रहे थे, अलग अलग क्लासेस, अलग अलग कास्ट अपने अपने फ्रीडम स्ट्रगल के लिए फाइट कर रही थी। जैसे वी हैव गेल जो ये कहते हैं कि जो दलित मूवमेंट है इसको ऑपोजिशन कहाँ से आ रही थी, इसको ऑपोजिशन आ रही थी ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म से। क्योंकि इंडियन नेशनलिज्म में आप देखेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो लीडर ज़्यादातर डोमिनेट कर रहे थे वो ब्राह्मण्स थे, तो अल्टीमेटली दलित मूवमेंट को ऑपोजिशन वहाँ से आती थी। और इसीलिए जो है आप देखेंगे कि दलित मूवमेंट क्लास पर्सपेक्टिव वालों के साथ में भी, यानी जो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव हो गया उसके साथ में भी इतना ज़्यादा जुड़ी हुई नहीं थी, वो भी अलग ही था। क्योंकि कम्युनिस्ट मूवमेंट का अपना एक आइडिया था, अपना पर्सपेक्टिव, अपना नैरेटिव था, दलित मूवमेंट का अपना नैरेटिव था। तो जो दलित मूवमेंट है दे रिजेक्टेड द आइडिया, द प्रेमिस ऑफ इंडिया एज द नेशन। अंबेडकर ने तो ये कहा ही है कि भारत में हर एक कास्ट अपने आप में एक नेशन की तरह है। ज्योतिबा फुले भी इसी बारे में बात किया करते थे कि भारत में ट्रू नेशनहुड अगर आपको भारत को बनाना है तो वो तभी पॉसिबल है जब अलग अलग कास्ट ग्रुप्स हो गए, उनके बीच में अगर यूनिटी बनाई जाए तो गेल जो है ज्योतिबा फुले अंबेडकर को कोट करते हुए इस बारे में बात करते हैं। तो एक चीज़ तो साफ होती है कि दलित पर्सपेक्टिव में आप जो सिंगुलर नोशन था इंडियन नेशनल मूवमेंट का उसको चैलेंज किया जाएगा। और देन वी हैव अनदर थिंकर आनंद। आनंद कहते हैं कि दलित मूवमेंट नेशनलिस्ट जो बुर्जुआजी क्लास थे, जो ब्राह्मणिज्म के आइडियाज थे, उनको तो अपोज कर ही रही थी, लेकिन साथ ही साथ इनके लिए अपने खुद के फाइटिंग के लिए रिसोर्सेज या जिस तरीके के इनके हालात थे उससे भी चैलेंजेस ये फेस कर रहे थे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे माहड़ सत्याग्रह जब अंबेडकर के द्वारा शुरू किया गया तो अंबेडकर ने गांधी जी से माहड़ सत्याग्रह के लिए सपोर्ट मांगा, लेकिन गांधी की तरफ से वो सपोर्ट नहीं दिया गया। और तब अंबेडकर ने यही कहा कि देखिए जो भी एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनको स्ट्रेटेजिकली यूज करके हम कोशिश करेंगे कि दलित राइट्स को हम फुलफिल कर सकें। और इसीलिए अंबेडकर अपने फॉलोअर्स से हमेशा ये अर्ज करते थे कि आप कभी भी लॉ को
वायलेट नहीं करोगे, यानी कि जो भी नियम कानून है उनके दायरे में रहते हुए आपको सारा काम करना होगा। क्योंकि यहाँ पर बेसिक जो अटेंशन लाना चाहते थे अंबेडकर, वो ये लाना चाहते थे कि बेसिक ह्यूमन राइट वायलेशन दलित का हो रहा है, और इसीलिए जो एग्जिस्टिंग लॉ एम्बेड था, अंबेडकर ये चाहते थे कि वो लॉज भी एक्सपैंड किए जाएं, ऐसे नए राइट्स भारत में लाए जाए जिसके थ्रू दलित के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। इसीलिए आप देखेंगे कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो बहुत सारे आर्टिकल्स उस समय पे लाए गए, जिसमें बहुत ही प्रेवलेंट है आर्टिकल नंबर 17 अनटचेबिलिटी से रिलेटेड। तो ये यहीं से एमर्ज होता है। ऐसे ही गोपाल गुरु का फिर आर्ग्यूमेंट भी यही था कि जो मार्जिनलाइज थॉट है वो बियॉन्ड डेरिवेटिव से आता है, ठीक है। एंड इसीलिए इनका ये कहना था कि इसमें भी आपको एक नेगेटिव टोन दिखाई देगी, एक पेसिमिस्टिक अप्रोच जो है यहाँ पर दिखाई देगी। ज्योतिबा फूले, अंबेडकर जैसे जो फिगर्स हैं, दे क्रिएटेड देयर ओन आइडियल्स, जैसे गुलामगिरी, स्लेवरी से लेकर के एक ऐसे धर्म की बात की, सर्वजनी सत्य, तो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट इट इज सार्वजनिक सत्य। यस, सार्वजनिक सत्य। सार्वजनिक मतलब कि सभी का एक तरीके से रिलीजन जो कोई भी फॉलो कर सकता है, एक ऐसा रिलीजन जो सत्य पे यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ पे बेस्ड है। तो हिंदी में इसको सार्वजनिक सत्य धर्म कहते हैं, ठीक है। तो जब भी ये थिंकर्स बात किया करते थे तो गुलामगिरी इन सब चीज़ों पे बात किया करते थे। तो व्हेन यू रीड दिस तो एक नेगेटिव या एक पेसिमिस्टिक टोन आपको यहाँ पर सेट होगी। तो हमेशा इस तरीके की पर्सपेक्टिव इनका रहा करता था, यानी कि नेगेटिव लैंग्वेज यहाँ पर यूज़ की जाती थी और चैलेंज किया जाता था दूसरे पर्सपेक्टिव्स को। ऐसे ही वी हैव वैलेरियन रॉड्रिग्स जो कहते हैं कि ठीक है, डिफरेंसेस थे सभी कास्ट और क्लासेस के बीच में, लेकिन जो दलित बहुजन थिंकर्स हैं उनका यही मानना था कि इंडिया एज अ नेशन, एज अ गुड सोसाइटी तभी पॉसिबल है जब उस समाज में रहने वाले जो मेंबर्स हैं आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे और एक दूसरे के राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे और यूनिटी और सॉलिडारिटी दिखाएंगे। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी और ये तभी पॉसिबल होगा जब अनटचेबिलिटी हटाई जाएगी, क्योंकि अगर अनटचेबिलिटी एग्जिस्ट करती रही तो फिर आप फ्रीडम या सेल्फ रूल की अगर बात करते हैं तो वो खोखली है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर कि इंडियन नेशनल मूवमेंट को लेकर के बात तो की गई सबऑल्टर्न क्लासेस के बीच में, लेकिन अप्रोच कितना अलग रखा गया, यानी कि बियॉन्ड पर्सपेक्टिव डेफिनेटली यहाँ पर आता है। अब वैसे ही गांधी को लेकर के अगर हम समझें दलित पर्सपेक्टिव क्या है, तो आप यही कह सकते हैं कि गांधी के जो आइडियाज़ थे समाज में बदलाव लाने के, दलित पर्सपेक्टिव और गांधी के आइडियाज़ में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। गांधी जो है सेवा यानी सर्विस की बात किया करते थे, गांधी सहानुभूति यानी कंपैशन की बात किया करते थे, केयर की बात किया करते थे। लेकिन दलित पर्सपेक्टिव में स्ट्रगल, कॉन्ट्रडिक्शन है। सो इसी वजह से अगर आप देखें तो गांधी से काफ़ी ज़्यादा अलग व्यूज़ अंबेडकर के रहे हैं, डिफरेंसेस जो हैं वो रहे हैं। स्पेसिफिकली अंबेडकर वॉज हॉस्टाइल, गांधी की जो लैंग्वेज थी वो मॉरलाइजिंग थी, ठीक है। गांधी की लैंग्वेज बहुत ही पॉजिटिव ये यूज़ किया करते थे, सेवा, केयर, हरिजन वर्ड यूज़ किया करते थे इंस्टेड ऑफ दलित। और इसीलिए गांधी जी ट्रस्टीशिप मॉडल को भी प्रमोट करते थे कि अगर पोलराइजेशन को हमें रोकना है, कि ये जो डिफरेंसेस अराइज कर रहे हैं रिच एंड पुअर के बीच में या बैकवर्ड क्लास और जो भी हाई कास्ट हिंदूज़ हैं उनके बीच में, तो हमें सबसे पहले ट्रस्टीशिप मॉडल और इस तरीके की सेवा, केयर,
इस तरीके की लैंग्वेजेस यूज़ करके इस डिफरेंसेस को हटाने की कोशिश गांधी की तरफ से की गई। जबकि आप देखेंगे कि दलित थॉट में बिल्कुल उल्टा होगा। वो लोग स्ट्रगल की बात करेंगे, वो कहेंगे कि खुद की मदद खुद ही करनी है। तो इस तरीके का एक्टिविज्म आपको देखने को मिलेगा। तो एक चीज़ तो साफ है कि चाहे सब ऑल्टरनेट पर्सपेक्टिव हो, दलित पर्सपेक्टिव हो या मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव हो, दे वर अगेंस्ट एलिटिस्ट डोमिनेशन। लेकिन इसके अलावा और कोई आपको ऐसा कोई सीमलेस कोऑर्डिनेशन नहीं देखने को मिलेगा दोनों के बीच में, क्योंकि दलित पर्सपेक्टिव की आइडियोलॉजी भी अलग थी, उनका एटीट्यूड भी अलग था मार्क्सिस्ट से। सिमिलरली यहाँ पर सब ऑल्टरनेट स्कूल में क्रिटिसिज्म भी आता है। जैसे सुमित गांगुली क्रिटिसाइज करते हैं कि ये कहते हैं हु डिसमिस अंबेडकर्स मॉडर्निस्ट मूव्स फॉर दलित पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। ये कहते हैं अंबेडकर ने जिस तरीके की मॉडर्नाइजेशन के एक्शंस लेने की कोशिश की, वो सब कोशिश की गई थी दलित को पॉलिटिकली मोबिलाइज करने की, ताकि दलित क्लास जो है पॉलिटिकली एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सके। इसीलिए जो क्रिटिक्स हैं वो यही कहते हैं कि अंबेडकर अनकंडीशनली जो आइडियाज़ हैं वो वेस्टर्न मॉडर्न पैराडाइम से उठा रहे थे बिना किसी कंडीशंस के, टू अचीव ऑल दिस। हालांकि इस पर्सपेक्टिव को फिर गोपाल गुरु डिफेंड भी करते हैं और ये कहते हैं कि जो लोकल पावर डायनामिक्स भारत में एग्जिस्ट कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं जो अंबेडकर जैसे थिंकर्स हैं उनकी चॉइसेस को कहीं ना कहीं लिमिट कर देते थे। और there was no other option for him but to get rid of the exploitation which was taking place in Indian society. तो automatically what we have learned here is, आप अंबेडकर का हमने पढ़ा हुआ ऑलरेडी टॉपिक, गांधी का दलित्स को लेकर के क्या व्यूज़ थे वो हमने पढ़े हुए हैं, अंबेडकर के क्रिटिकल व्यूज़ थे इंडियन नेशनल कांग्रेस को लेकर के, महात्मा गांधी को लेकर के, वो सारे व्यूज़ आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं इफ़ यू वांट। लेकिन अंबेडकर का जो मेन पर्सपेक्टिव है वो यही चीज़ था कि अंबेडकर मानते थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और महात्मा गांधी बुर्जुआजी क्लास और जो एलीट क्लास है, जो ब्राह्मण्स हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उनको दलित से कोई लेना देना नहीं है, वो दलित के फेवर की बात ही नहीं करते हैं। और इसीलिए अंबेडकर दलित्स को ये राय दिया करते थे अपनी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस मत ज्वाइन करो, क्योंकि ये पार्टी सिर्फ अपर कास्ट के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है। और इसीलिए अंबेडकर का इतना विश्वास भी नहीं था गांधी के मेथड्स में, और उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस जो है वो कमिटेड है कि लोअर कास्ट का स्टेटस जो है वो हटा करके उनको अपलिफ्ट किया जाएगा। यही कारण है कि अंबेडकर फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो आइडियाज़ थे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, और यही से इन्फ्लुएंस होकर के अंबेडकर ने पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात की। पॉलिटिकल इक्वालिटी भारत में आज के समय पे एग्जिस्ट करती है। भारत में देखिए सोशल इक्वालिटी और इकोनॉमिक इक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। सोशल इक्वालिटी का मतलब है कि सामाजिक तौर पे क्या हर कोई इक्वल है, हम देखते हैं वो नहीं है, क्योंकि भारत में कास्ट डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। इकोनॉमिक इक्वालिटी तो अचीव करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन पॉलिटिकल इक्वालिटी यहाँ पर लाई गई। लेकिन पॉलिटिकल इक्वालिटी अंबेडकर मानते हैं तब तक उतनी कारगर नहीं होगी जब तक सोशल इक्वालिटी नहीं आती है, वो बेसलेस है उसके बिना तो। और इसीलिए अंबेडकर यही कहा करते थे दैट एज एन इंडिया एज अ नेशन ही रिजेक्टेड दिस आइडिया, कि ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक भारत में जो समाज है उसका सेगमेंटेड है, फ्रैगमेंटेड है, टूटा हुआ है, डिविजन्स हैं, आपस में ही अंदर अंदर कॉन्फ्लिक्ट है, आपस में ही एक दूसरे को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तब तक इंडिया एज अ नेशन इमर्ज नहीं कर सकता है। और इसीलिए अंबेडकर फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, और कहते हैं कि ऐसी पॉलिटिकल यूनिटी जब सामाजिक तौर पे कोई यूनिटी ना हो, इक्वालिटी ना हो, बेसलेस है। ऐसे केस में इंडिया को एज अ स्टेट तो मान लिया जाएगा, लेकिन इंडिया को एज अ नेशन कभी भी एमर्ज होने में ये हेल्प नहीं करेगा। तो वी नीड सोशल यूनिटी, तभी पॉलिटिकल यूनिटी पॉसिबल होगी।
और इसीलिए अंबेडकर जो है दलित्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट भी एडवोकेट करते थे, ये सोच करके कि इससे दलित्स को बहुत ही एम्पावरमेंट फील होगी। दलित क्लास अपने जो जेन्युइन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको लेजिस्लेचर में भेजेगा, ताकि ये क्लास पॉलिटिकली आइसोलेटेड भी ना हो। क्योंकि कहीं ना कहीं इनका भी यही मानना था, जैसे हैना अरेंट थी जूइश कम्युनिटी के केस में, तो अंबेडकर का भी यही मानना था कि अगर आप पॉलिटिकल एक्शन से दूर रहते हो, पार्टिसिपेट नहीं करते हो, आइसोलेटेड रहते हो, तो आगे जाकर के दलित को ही और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। तो इसीलिए अंबेडकर ये कहा करते थे कि सबसे पहले तो इनर यूनिटी होनी चाहिए, समाज में आप बदलाव लेकर के आइए, तभी आप नेशन या नेशनलिज्म की बातें कर सकते हैं। क्योंकि जब आप इंडिया में नेशनलिज्म की बात करते हैं, इसका मतलब है कि आपको भारत में जो कास्टिज्म है उसको जड़ से मिटाना होगा, तभी तो नेशन का आइडिया इमर्ज होगा भारत में। और इसीलिए अंबेडकर ने अपनी एक किताब भी लिखी थी, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैड डन टू अनटचेबल्स, जिसमें अंबेडकर कहते हैं कि पॉलिटिकल फ्रीडम का कोई मतलब नहीं है जब तक भारत में इक्वल राइट्स आप दे रहे हो, लेकिन सोशल एस्पेक्ट से इक्वालिटी ही नहीं है। तो ऐसे मूवमेंट इररेलेवेंट है जिसमें दलित पर होने वाले ऑपरेशन और शोषण को आप मिटा नहीं रहे हो। तो इसीलिए इनका यही मानना था, जब अपना डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट ये देते हैं कि स्टेट जो है माइनॉरिटीज के लिए काम कर सकता है, स्टेट सेंट्रलाइज्ड एलिमेंट, सेंट्रलाइजेशन के थ्रू इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल सिटीजन्स लाया जा सकता है। एक ऐसा स्टेट जिसका कोई खुद का रिलीजन ना हो, एक ऐसा स्टेट जिसमें लिबर्टी ऑफ कॉन्शियंस हो, एक ऐसा स्टेट जहाँ पर रिजर्वेशन प्रमोट किया जाए उन कम्युनिटीज़ के लिए जिनके साथ में अन्याय हुआ है, उनको कंपनसेट किया जाए। एक ऐसा स्टेट जहाँ पर मिनिमम वेजेस हो, जहाँ पर वन मैन वन वैल्यू का प्रिंसिपल फॉलो होता हो। तो ऑल इन ऑल इंडियन नेशनल मूवमेंट को लेकर के हमने काफ़ी समझा, लेकिन दलित पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही अलग डायरेक्शन में काम कर रहे थे। ये जब बात होती है इंडियन नेशनल मूवमेंट की, तो रादर देन कि आप नेशनलिस्टिक पर्सपेक्टिव से बात करो, बॉटम अप अप्रोच में यहाँ पर फोकस किया जा रहा था। एंड जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भारत के समाज में एग्जिस्ट करते थे, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने की बात यहाँ पर की गई। तो एक चीज़ तो साफ है कि दलित लीडर्स वर डाउटफुल, वो कांग्रेस पे विश्वास नहीं करते थे, मेन स्ट्रीम मूवमेंट्स पे उनका विश्वास नहीं था, लेकिन ये सोचते थे कांग्रेस को लेकर के कि कांग्रेस जो है वो एलीट क्लास के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है और दलित्स को नेग्लेक्ट करती है। और इसीलिए इस तरीके के इनिशिएटिव्स जैसे एंटी अनटचेबिलिटी मूवमेंट, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स, टेम्पल एंट्री मूवमेंट्स जो हैं दलित को एम्पावर करने के लिए लाया गया। महात्मा गांधी ने भी एक समय पे एम्फेसाइज किया कि हमें अनटचेबिलिटी को हटाने की ज़रूरत है अगर हमें हिंदुइज्म के ऑनर को प्रिजर्व करके रखना है। तो दलित पर्सपेक्टिव पे भी अगेन आई विल से कि 10 to 15 मार्क्स में आप एक क्वेश्चन है जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और इसमें आपके पास सफिशिएंट थिंकर्स हो गए। अंबेडकर को आप यहाँ पर लिख सकते हैं, सुमित गांगुली आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, वी हैव वेलेरियन, वी हैव आनंद, वी हैव गेल, वी हैव पार्था चैटर्जी, गोपाल गुरु, रंजीत गुहा। आप 4 से 5 थिंकर्स यहाँ पर प्रिपेयर कर लीजिए, बिकॉज ये टॉपिक इज ऑल अबाउट थिंकर्स एंड देयर एनालिसिस। क्योंकि क्वेश्चन आप देखिए ना, टॉपिक का नाम ही है पर्सपेक्टिव, किसका क्या पर्सपेक्टिव है, तो थिंकर्स का पर्सपेक्टिव ही मैटर करेगा यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पर्सपेक्टिव को हम कवर करेंगे, विच इज द सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट। Socialism in India was influenced by the Russian Revolution. हम सभी जानते हैं रशियन रेवोल्यूशन 1917 में सक्सेसफुली जो है कंप्लीट हुई,
लाई गई थी और वहीं से जो भारत का यूथ है सोशलिज्म को लेकर के बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड हुआ। तब नेहरू एंड बोस जैसे थिंकर्स थे जिन्होंने सोशलिस्ट आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस किया विद इन कांग्रेस पार्टी। तो उस समय पे बहुत सारे ऐसे रैडिकल कांग्रेसमैन भी होंगे जैसे जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मासानी, इसके अलावा और भी होंगे जो आगे जा कर के एक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाते हैं 1934 में। अब जब एक सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस में बनाई जाएगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कांग्रेस के खिलाफ काम करेंगे। इनका भी एम यही था कि जो कांग्रेस के प्रोग्राम्स हैं उन्हीं प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाया जाए, बट एक बहुत ही रैडिकल अप्रोच के साथ में। तो एक्चुअली में ये सभी जो लीडर्स थे ये गांधी जी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी थे और गांधी की भी जो अप्रोच है वो सोशलिस्टिक ही रही है, समाज में बदलाव लाने की रही है। और इसीलिए आप देखेंगे कि यही सारे थिंकर्स जिसमें राम मनोहर लोहिया जैसे थिंकर्स भी आते हैं, लीडर्स आते हैं, ये सभी सोशलिस्टिक पर्सपेक्टिव से कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा वी हैव भगत सिंह जिन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन ट्रांसफॉर्मिंग वॉट एवर आइडियाज वर एग्जिस्टिंग एट दैट टाइम। तो ओवरऑल भारत में सामाजिक तौर पे बदलाव लाने की भी शुरुआत इंडियन नेशनल मूवमेंट के साथ तहत ही की गई और इसीलिए बहुत सारे सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स भारत में जो है इनकॉर्पोरेट करने की शुरुआत यहाँ से हो गई थी। जैसे वी हैव जयप्रकाश नारायण अपनी एक किताब लिखते हैं वाई सोशलिज्म। 1935 में इन्होंने ये किताब पब्लिश की और जयप्रकाश नारायण कहते हैं क्योंकि ये भी मार्क्सिस्ट आइडियाज से इन्फ्लुएंस थे। आई टोल्ड यू कार्ल मार्क्स देखिए सोशलिस्ट भी कह सकते हैं हम इनको और मार्क्सिस्ट या कम्युनिस्ट भी कहा जा सकता है, ठीक है। अब सोशलिज्म और मार्क्सिज्म में काफ़ी हद तक सिमिलैरिटीज होती हैं, बस अप्रोच का फ़र्क होता है। जहाँ पर कम्युनिज्म वायलेंस के थ्रू कोशिश करते हैं चेंज लाने की, वहीं पर मेन फोकस तो वही रहता है कि समाज में चेंज लाया जाए। तो जयप्रकाश नारायण जब अपनी किताब लिखते हैं बाय सोशलिज्म तो उसमें ये क्रिटिसाइज करते हैं गांधी के प्रोग्राम को पहले कि ये तो यूटोपियन आइडिया है। यूटोपियन मतलब इम्पॉसिबल है, ये तो इमेजिनरी आइडिया है। उस समय पे ये गांधी को एक्यूज करते हैं कि आप जानबूझ करके भारत में जो कॉन्ट्राडिक्शंस जो भारत के समाज में एग्जिस्ट कर रही हैं उसको आप इग्नोर कर रहे हो। क्योंकि जयप्रकाश नारायण का ये मानना था कि भारत में सबसे पहले एक सोशलिस्ट मूव रेवोल्यूशन की ज़रूरत है। अगर सोशलिस्ट रेवोल्यूशन आएगा, भारत के समाज में बदलाव होता है, तब सही मायने में ट्रू फ्रीडम हम ला सकते हैं। और जयप्रकाश नारायण इसीलिए इकोनॉमिक इक्वालिटी पे बहुत ध्यान दिया करते थे। ऐसे ही आचार्य नरेंद्र देव हैं, इन्होंने किताब लिखी सोशलिज्म एंड नेशनल रेवोल्यूशन। इस किताब में ये भी गांधी को लेकर के क्रिटिकल थे। ये भी कहते थे कि गांधी की जो अप्रोच है कि जो गरीब क्लासेस हैं उनको बुर्जुआजी क्लास के साथ में मिलकर के हार्मनी में काम करना चाहिए, ये अप्रोच गलत है, ये अप्रोच इम्प्रैक्टिकल है। और गांधी की अप्रोच को ये कहा करते थे कि ये कुछ ज़्यादा ही धार्मिक अप्रोच रखते हैं। तो आचार्य नरेंद्र देव का कहना था कि गांधी को क्रिटिसाइज करते हैं ये कि गांधी जब मॉडर्न सिविलाइजेशन को कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करते हैं वो भी सही नहीं है। He did not agree with that view of Gandhi. Similarly, राम मनोहर लोहिया ये भी गांधी के प्रोग्राम्स को लेकर के बात करते हैं और ये कहते हैं कि एशियन सोसाइटी में अगर सोशलिज्म को देखा जाए तो भारत में जो है 7 प्रकार के रेवोल्यूशन लाने की ज़रूरत है और भारत में एक 4 पिलर्ड स्टेट होना चाहिए। 4 पिलर का स्टेट आपको पता है, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं। बिल्कुल वैसे ही ये कहते हैं कि वी वांट टू ब्रिंग रेवोल्यूशन तो 7 टाइप्स ऑफ रेवोल्यूशन लाने पड़ेंगे। अब उतना ज़्यादा डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है इन केस ऑफ राम मनोहर लोहिया, क्योंकि हमारे सिलेबस में ये चीज़ नहीं है, पर थोड़ा सा आप मेंशन यहाँ पर ज़रूर कर सकते हैं। देन अगेन वी हैव जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने ओपनली डिक्लेयर किया सोशलिज्म का अपना स्टांस
लाहौर सेशन में, कांग्रेस का सेशन चल रहा था 1929 में। जवाहरलाल नेहरू का यही मानना था कि भारत का जो इमीडिएट गोल है वो है आज़ादी पाना, और आज़ादी पाने का मतलब यही है कि हमें जो इंपीरियलिस्ट पावर है जो डोमिनेट कर रही है, हमारा शोषण कर रही है, उस शोषण को हमें रोकना है। और नेहरू का यही मानना था कि भारत का जो समाज है उसको सोशलिस्ट पैटर्न पे ही रखा जाए। भारत में इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी हमें लाने की ज़रूरत है। तो कहने का मतलब ये है कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ तो हो ही रहा था इनका स्ट्रगल, बट एट द सेम टाइम भारत में सोशलिस्टिक चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन ये लीडर्स जो है लाना चाहते थे। तो इस पर्सपेक्टिव के साथ में भी काम कर रहे थे इंडियन नेशनल मूवमेंट के स्ट्रगल में। ऐसे ही सुभाष चंद्र बोस आते हैं जो खुद एक सोशलिस्ट थे। ये भी मानते थे कि भारत में एक सोशल रेवोल्यूशन आने की ज़रूरत है अलोंगसाइड द नेशनल मूवमेंट। एंड इनका यही मानना था कि किसी भी प्रकार का अगर बॉन्डेज रहता है, चाहे वो इकोनॉमिक है या पॉलिटिकल है, वो तब तक फ्रीडम नहीं आ पाएगा जब तक हम ये इनइक्वालिटीज़ को दूर नहीं करते हैं। वी हैव टू मेक श्योर कि सोसाइटी में सबसे पहले चेंज आए। और इसीलिए सुभाष चंद्र बोस भी यही कहते थे कि समाज में जो ऊंच नीच है, जो इनइक्वालिटीज़ हैं, हमें सबसे पहले वो भी दूर करनी होंगी। जैसे जैसे हमारा फॉरेन रूल, जो इंपीरियलिस्ट पावर्स हैं, अगर उनको हम यहाँ से भगाते हैं, साथ साथ ये भी बदलाव यहाँ पर लाया जाए। तो सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव का मतलब ही यही है कि समाज में जो इंटरनली डिविजन्स या ये सभी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही थी, इनको दूर करना ज़रूरी था। तो अल्टीमेटली जो सोशलिस्ट थे दे वर सक्सेसफुल, क्योंकि इसके चलते जो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रोग्राम्स रन किए गए उसमें काफ़ी बदलाव जो है लाया गया। एग्जाम्पल के तौर पे महिलाओं ने भी पार्टिसिपेट किया, महिलाएं भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही थी। ये अपने आप में जो है एक बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था, स्पेशली एक ऐसी सोसाइटी में जो समाज जो है पेट्रियार्कल है, मेन डोमिनेटेड सोसाइटी है। सो दिस इज द सोशलिस्टिक पर्सपेक्टिव। लाइक आई सेड, ज़्यादातर हमारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं यहाँ पर, जब हम पर्सपेक्टिव टॉपिक को कवर करते हैं, उसमें रैडिकल ह्यूमनिस्ट, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव ये पूछा जा सकता है, एंड एट द सेम टाइम दलित पर्सपेक्टिव डोमिनेट करता है। तो लिबरल पर्सपेक्टिव हम पढ़ चुके हैं, सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव हमारा हो चुका है, मार्क्सिस्ट हमने कवर कर लिया है, दलित पर्सपेक्टिव भी कवर कर लिया है। अब जो लास्ट बचा है रैडिकल ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव, इस बारे में बात करते हैं। अब रैडिकल ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव में कुछ ऐसा खास नया नहीं है। उसका कारण है हमने रैडिकल ह्यूमनिज्म का टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, एंड रैडिकल ह्यूमनिज्म में जो एम एन रॉय ने बात की वही आप ज़्यादातर यहाँ पर बात कर सकते हैं। तो एम एन रॉय रैडिकल ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव से एसोसिएटेड हैं और अपनी न्यू ह्यूमनिज्म के आइडिया में इन्होंने रैडिकल ह्यूमनिज्म के आइडिया को प्रमोट किया है। तो ये कहते हैं कि रैडिकल ह्यूमनिज्म का नाम रैडिकल ह्यूमनिज्म इसलिए है क्योंकि जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल आइडियाज़ थे या फिलोसफिकल आइडियाज़ थे उनको ये रिजेक्ट करता है। तो अपने आप में ये एक बहुत ही रैडिकल यानी कि बहुत ही एक्सट्रीम बिलीफ सिस्टम है। मतलब इससे पहले ऐसा बिलीफ सिस्टम एग्जिस्ट नहीं किया है, और ये एक ऐसा आइडिया है जो एंटायरली ह्यूमन बीइंग्स की ज़रूरतों पे फोकस करता है, उनकी सिचुएशंस को समझता है, उनकी कंडीशन से उस पर बेसिकली फोकस्ड है, आप ऐसा कह सकते हो। तो रैडिकल ह्यूमनिस्ट जैसे कि एम एन रॉय हो गए, इन्होंने क्लियर पर्सपेक्टिव तो नहीं दिया इंडियन नेशनल मूवमेंट पे, लेकिन हम रैडिकल ह्यूमनिज्म के फिलोसफिकल एंड आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को अगर हम समझ लें तो हमें इनका व्यू पॉइंट भी समझ में आ जाएगा। अब एम एन रॉय की थिंकिंग नेशनल मूवमेंट को लेकर के आपको पता ही है कि एक समय पे एम एन रॉय की बहस हुई लेनिन के साथ में कि भारत में आज़ादी कैसे लाई जाए। तो इस पे भी काफ़ी बहस हुई थी। इस डिबेट में लेनिन ने कहा था कि 2 स्टेज रेवोल्यूशन होनी चाहिए। एम एन रॉय ने कहा कि नहीं, मासेस कैपेबल हैं सीधा रेबेलियन करने के लिए, रेवोल्यूशन लाने के लिए। हमें इंडियन नेशनल कांग्रेस को सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि हम पहले ब्रिटिशर्स को भगाएं और उसके बाद फिर आगे जाकर के कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन लेकर के आए। एक तो ये प्रॉब्लम थी। दूसरा था
कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और गांधी को लेकर के इनका जो बिलीफ सिस्टम था, 1930s तक आप देखेंगे कि शुरुआत में इंडियन नेशनल कांग्रेस को ये बुर्जुआजी पार्टी मानते थे और गांधी को बुर्जुआजी लीडर मानते थे ये। तो एम एन रॉय की फिलॉसफी रेडिकल ह्यूमनिज्म की इस चीज़ पे आधारित है। ये कहते हैं कि जो नेशनलिज्म का आइडिया है वो कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी को सप्रेस करता है। मतलब कि जब आप नेशनलिज्म की बात करते हैं तो आप कहीं ना कहीं जो ह्यूमंस हैं, और ह्यूमंस में इसका मतलब होता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी डिफरेंसेस, मैटर नहीं करता है कि आप कौन से देश से आते हैं, क्या नेशन है आपका, क्या नेशनैलिटी है। ह्यूमंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप ह्यूमैनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या मैनकाइंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो किसी में भी कोई डिफरेंस नहीं है। और इसीलिए जहाँ पर नेशनलिज्म का आइडिया है जो सिर्फ नेशनलिस्टिक फ्लेवर तक ही बेस्ड है, कॉस्मोपॉलिटन यूनियन को रेडिकल ह्यूमनिज्म का आइडिया प्रमोट करता है। कॉस्मोपॉलिटन यूनियन का मतलब क्या है कि सभी दुनिया के जो लोग हैं, चाहे वो अलग देशों के ही क्यों ना हो, उन सब का एक ह्यूमैनिटी पर्सपेक्टिव से यूनाइट होनी चाहिए। सभी लोगों के पास में इतनी लिबर्टी होनी चाहिए, दे शुड नॉट फियर एनीथिंग वेदर इट इज़ रिलीजन। अ साइंस बेस्ड अप्रोच जो है एम एन रॉय प्रमोट किया करते थे रेडिकल ह्यूमनिज्म में। अब वही सारे आइडियाज़ जो हमने रेडिकल ह्यूमनिज्म में पढ़े हैं, वही आइडियाज़ को आपको यहाँ पर बस आर्टिकुलेट करना है। तो ये एक ऐसा फेज था जब एम एन रॉय की थिंकिंग, इनका जो फोकस है वो शिफ्ट होता है कि हमें हर एक इंडिविजुअल के फ्रीडम के बारे में सोचना होगा, रादर देन कि जब हम नेशन के फ्रीडम के बारे में सोचते हैं। तो यही कहते थे कि हाँ, देश का आज़ाद होना बहुत ज़रूरी है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, बट ये कोई अल्टीमेट गोल नहीं है। हमारा लार्जर गोल क्या होना चाहिए? लार्जर गोल हमारा होना चाहिए कि हर एक इंडिविजुअल को फ्रीडम मिले, ठीक है। और इसीलिए एम एन रॉय ने रेडिकल डेमोक्रेसी का आइडिया भी प्रमोट किया, इसीलिए कॉस्मोपॉलिटन यूनियन की बात की। तो यानी अगर आपको रेडिकल ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव पे क्वेश्चन आता है, आप रेडिकल डेमोक्रेसी की बात करेंगे, आप ह्यूमैनिटी की बात करेंगे, आप कॉस्मोपॉलिटन यूनियन ऑफ फ्रीड इंडिविजुअल्स की बात करेंगे। तो एम एन रॉय के अकॉर्डिंगली एक ऐसा समाज बनाना चाहते थे जो सेक्युलर मोरालिटी पे बेस्ड हो, एक ऐसा समाज जहाँ पर इंडिविजुअल फ्रीडम को इम्पोर्टेंस दी जाए। और इनका यही मानना था कि भारत में जिस तरीके का नेशनलिज्म फॉलो हो रहा है उसकी अपील कॉस्मोपॉलिटन है। सभी लोगों को इनफ लिबरेट किया जाए एक्सप्लॉयटेशन से स्पेसिफिकली। और इसीलिए आप देखेंगे कि विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ रेडिकल ह्यूमनिज्म, ये रेडिकल डेमोक्रेसी का जो विजन है भारत में वो इन्होंने यहाँ पर रखा। और यहाँ से फिर आगे जा कर के एम एन रॉय ने फ्यूडलिज्म को अबॉलिश करने की बात की, नेशनलाइजेशन ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्रीज़ की बात की, माइनॉरिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात की, कंपलसरी एजुकेशन की बात की, प्योरिफिकेशन ऑफ पॉलिटिक्स की बात की। अब एम एन रॉय ने ये कहा कि देखिए, हम रेडिकल डेमोक्रेसी कैसे ला सकते हैं, हम रेडिकल ह्यूमनिज्म कैसे ला सकते हैं, उसको लेकर के ये कहते हैं कि हमें टॉप डाउन अप्रोच नहीं रखनी है, हमें बॉटम अप अप्रोच रखनी है। यानी कि रेवोल्यूशन जो है वो नीचे से स्टार्ट हो, यानी कि ग्रास रूट मूवमेंट्स को इन्होंने एम्फेसाइज किया। ये भी इम्पॉर्टेंट है, रेडिकल ह्यूमनिज्म में बॉटम से शुरुआत होती है रेवोल्यूशन की। तो एम एन रॉय का यही कहना था कि अगर हमें समाज को बदलना है, अगर हमें भारत में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आना है, तो सबसे पहले जो हमारे लोग हैं सभी लोगों को एजुकेट करना होगा। और उनका यही मानना था कि अगर कंटिन्यूसली लोगों को एजुकेट नहीं किया गया तो फिर जो रेवोल्यूशन, जिस इंडिपेंडेंस की आप बात कर रहे हो ना, वो इंडिपेंडेंस लंबे समय तक नहीं चलेगा। और इसीलिए कहते थे कि अगर हमें सस्टेनिंग डेमोक्रेसी चाहिए तो उसके लिए हमें भारत में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस लाने पड़ेंगे, ऐसे इंस्टीट्यूशंस जिन इंस्टीट्यूशंस के चलते एक डेमोक्रेटिक कल्चर बनाया जा सके। और ये कल्चर तभी बनाया जा सकता है जब मासेस एजुकेटेड होंगे, क्योंकि यही मासेस, यही इंडिविजुअल्स इन इंस्टीट्यूशंस को रन करेंगे एक डेमोक्रेटिक माइंडसेट के साथ में। तो बॉटम से शुरुआत होगी इस रेवोल्यूशन को लाने की। और इसीलिए इनका जो रेडिकल डेमोक्रेसी का आइडिया था,
इट वॉज अ मेंटल रेवोल्यूशन, इट वॉज अ मेंटल रेवोल्यूशन। और इंटरेस्टिंगली अगर देखा जाए तो जो रेडिकल ह्यूमनिज्म के आइडियाज़ हैं या रेडिकल डेमोक्रेसी का जो आइडिया है, गांधी के आइडियाज से काफ़ी सिमिलर आपको दिखेगा। हालांकि डिफरेंसेस हैं यहाँ पर। गांधी भी देखिए डेमोक्रेसी पे फोकस करते थे, ठीक है, और मॉडर्निटी को लेकर के हम देखेंगे कि गांधी मान लेते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि गांधी मॉडर्निटी के खिलाफ थे। इट्स जस्ट दैट कि जो मॉडर्न मोड ऑफ प्रोडक्शन था, जो मैकेनाइजेशन था, गांधी बस उसके खिलाफ थे, मॉडर्निटी के खिलाफ नहीं थे। बाकी एम एन रॉय जो है वो थोड़ी साइंटिफिक और मॉडर्न अप्रोच रखते हैं, जबकि गांधी की रिलीजियस और थोड़ी ट्रेडिशनल अप्रोच थी। जैसे गांधी कॉटेज इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करते थे, और इसीलिए तो सुदीप्तो कविराज ने फिर एम एन रॉय को एक रिमार्केबल फेलियर की तरह क्रिटिसाइज किया। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट एक्चुअली। लेकिन सुदीप्तो कविराज कहते हैं कि एम एन रॉय के आइडियाज़ में बहुत ही इनकन्सिस्टेंसीज थी, क्योंकि रेवोल्यूशनरी के फॉर्म में स्टार्ट हुए थे, लेकिन आगे जाकर के रेडिकल ह्यूमनिज्म का आइडिया, न्यू ह्यूमनिज्म के आइडिया, इसको प्रमोट करने लगे। तो ही हैज़ मेड द मिस्टेक ऑफ हेट्रोनॉमी, द गिल्ट ऑफ हेट्रोनॉमी, यानी कि किसी और कंट्री की हिस्ट्री को एनालाइज करके वही सेम चीज़ ये इंडिया के ऊपर थोप रहे थे कि आप भी ऐसा ही कर रहे हो, जबकि इंडिया में जो अप्रोच थी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अप्रोच थी, वो इसके आसपास के भी नहीं थी। तो ओवरऑल रेडिकल ह्यूमनिज्म का आइडिया ही आपको यहाँ पर सारा यूज़ करना है। फिर आता है फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव कि महिलाओं का क्या रोल था। तो ये हमने ऑलरेडी आपको जब विमेन मूवमेंट इन इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ाया है, तो वहाँ पर काफ़ी सारे हमने वुमेन को देखा, क्या इम्पोर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया है। वही सारी चीज़ें आपको बस यहाँ पर मेंशन करनी है, राइट। बाकी इसके अलावा जो है थोड़ा बहुत नए हमने यहाँ पर थिंकर्स भी मेंशन किए हैं, लाइक फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव में नैन्सी आती हैं, जो कहती हैं कि भारत में जो पर्दा सिस्टम फॉलो किया जाता था, उसके थ्रू महिलाओं को और पुरुषों को सेपरेट करने की कोशिश की गई। इसकी वजह से ही एक ऐसी सिचुएशन जो है वो सामने आई, यानी कि आप देखेंगे कि महिलाओं की जो ज़रूरतें होती हैं या उनका जो नेचर होता है काफ़ी यूनिक होता है। महिलाएं अगर अपने आप को मोबिलाइज कर पाएंगी पब्लिक स्फेयर में, तो एक ऐसे स्फेयर में जहाँ पर उनको ज़्यादा इम्पैक्ट होता है उन चीज़ों से, देन दे कैन ब्रिंग अ ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज इन द सोसाइटी, हाउ थिंग्स वर्क। जैसे आज के समय पे भी आप देखेंगे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में क्योंकि महिलाओं के लिए 33% सीट्स रिजर्व की गई हैं, तो बहुत ही पॉजिटिव इसका आउटकम देखा गया है वहाँ पर। तो वही सारी चीज़ें आप बस यहाँ पर मेंशन करेंगे, एंड यस दैट्स इट। अब हमारा जो टॉपिक नंबर 1 है, टॉपिक नंबर 1 जिसमें पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज हमें कवर करनी थी एंड पर्सपेक्टिव्स हमें कवर करने थे, ये हमने अभी कवर कर लिए हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर होने वाला है उसको हम देख लेते हैं एक बार। लेट मी सी फर्स्ट ऑफ ऑल नेक्स्ट हम क्या कवर करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट हम यहाँ पर फिनिश करेंगे पेपर 1 सेक्शन बी में है हम, राइट। और टॉपिक नंबर 1 में हमारे पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज एंड पर्सपेक्टिव था, यस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही, दिस इज नेक्स्ट टॉपिक। इसमें ब्रिटिश रूल की जो भी लेगेसीज हैं, डिफरेंट जब ब्रिटिशर्स ने राज किया है हमारे ऊपर, तो जो भी पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव रहा है उसको स्टडी करेंगे। एंड वंस वी आर डन विद दैट, आपका सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम कवर करेंगे। अब सेलिएंट फीचर्स में आपके जो पॉलिटी के टॉपिक है, जैसे प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, पार्लियामेंट्री सिस्टम, अमेंडमेंट का प्रोसीजर, ये सारे टॉपिक्स आते हैं। तो इसको हम जल्दी से कवर करेंगे। 1 2 3 टॉपिक के बाद पहले मैं फोकस करूँगी टॉपिक नंबर 5 पे, विच इज़ ग्रास रूट डेमोक्रेसी। फिर हम फोकस करेंगे टॉपिक नंबर 6 पे, फिर हम चलेंगे 7 पे, 8 9 10 11, यानी जो टॉपिक नंबर 4 होने वाला है आपका, जिसमें हम एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का रोल, सुप्रीम कोर्ट का रोल, ये सारी चीज़ें बाद में करेंगे, ठीक है। दिस वी विल कवर एट द एंड ऑफ दिस कोर्स।
पहले जो पॉलिटिक्स वाले टॉपिक हैं वो पहले लेंगे, लेकिन जो सीलियंट फीचर्स वाला पार्ट है अगेन आई विल टीच यू दैट शुरुआत में ही, ठीक है. सो दिस इज़ इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन गाइज. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय. टेक केयर.